तो दोस्तों मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सीतू नान एक नंबर का लौंडियाबाज था। मतलब उसने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी इसी वजह से, मतलब औरतों के चक्कर में, और औरतों के चक्कर में उसे और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करना पड़ा। लेटर ऑन ऐसे करते करते वो इस लेवल तक आया। बहुत ही वाहियात तरह की स्टोरी थी, लेकिन क्या करें, लेकिन उसने जो मोटिवेशन दिया वो काफ़ी अच्छा था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सीतू नान खुद की कल्टीवेशन करता था और क्या क्या वजह रही, और लास्ट में जो उसका मोटिवेशन ओवरऑल जो इम्पैक्ट था मैंने उस बारे में बता दिया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो उसे देख लेना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये वो यू यानी कि द फर्स्ट सुजाकू ऑफ सुजाकू प्लैनेट, उसके और हम लोगों के सीतू नान के बीच में क्या रिलेशन था। इसके अलावा वांगलिंग कैसे रीइंकार्नेट कर रहा है फर्स्ट सुजाकू को, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी स्टोरी बताई, और उस स्टोरी के दौरान ही वहाँ पे सीतू नान बताते हैं कि जब वो फाइनली लीथ सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर गए और उन्होंने मिथ सोल फॉर्मेशन के कल्टिवेटर के साथ में अपना बदला ले लिया, तो उसके बाद वो वापस से अपनी मौज मस्ती वाली लाइफ में जाने वाले थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर उन्हें ऑफर मिलता है ये वो यू का। उन्होंने उसे बताया कि चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर में। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे सीतू नान उसे मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वो सोल फॉर्मेशन का कल्टिवेटर सीतू नान की जान के पीछे पड़ा हुआ था, तब वहाँ पर ये वो यू ने उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, और इसी वजह से वो उसी ऋण को चुकाने के लिए उसके साथ में सेलेस्टियल ड्रीम में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोनों लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया और कई सारे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल जेट्स को भी वहाँ से हासिल किया। हासिल करने के बाद वापस से सीतू नान क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाते हैं, और कल्टीवेशन में जाने के बाद तुम सभी लोगों को पता है कि वो कौन से लेवल में ब्रेक थ्रू करेंगे। ऑफ कोर्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन में। सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक करने के बाद वहाँ पर सीतू नान ने बताया कि जैसे ही वो उस लेवल पे पहुँचते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे कोई परेशान करने वाला है ही नहीं, मैं आराम से किसी भी एक कल्टीवेशन कंट्री में जाऊँगा, फुल मौज मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे और भी ये बोरिंग कल्टीवेशन करने का कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में आता फिर से वही आदमी, ये वो यू। उसने आगे मुझे बताया कि क्यों ना अगर तुम्हें खेलना ही है तो हम लोग इस प्लैनेट के बाहर जाकर खेलें। मतलब उसने मुझे ऑफर किया कि मुझे जाना चाहिए 4 सेंट प्लैनेट से बाहर। इसके बाद उसने हमें बताया कि किस तरीके से हम लोग इस कल्टीवेशन कंट्री को अगर रैंक 6 की कल्टीवेशन कंट्री बना देते हैं तो हमें एक अलग प्लैनेट अलॉट कर दिया जाएगा। और मैं उस बुड्ढे की इस झांसे में फंस भी गया। हम दोनों ने मिलकर उस बोरिंग कल्टीवेशन को काफ़ी सालों तक किया, और धीरे धीरे करके रैंक 4 की कल्टीवेशन कंट्री को उसके रैंक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, और फाइनली रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बना दिया। उस दौरान तक हम लोगों की जो कल्टीवेशन थी वो एसिडिक लेवल तक पहुंच चुकी थी, और इसी दौरान जैसे ही हम लोगों का रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बनता है, तब कल्टीवेशन अलायंस वालों ने हमें ये शिटी प्लैनेट दे दिया। जिसके बाद जब हम लोग इस प्लैनेट के ऊपर में आए तो मैंने सोचा कि हम यहीं पर मजे लूट लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चलता कि ऑलरेडी फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन वाले हैं, और मैं ऐसे कैसे उन्हें अपने मजे छीनने देता, जिस वजह से हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद मुझे इमॉर्टल फोर्सेकन क्लैंस के अंदर भी कुछ अच्छी औरतें मिल गई, मीन्स गुड वुमेन, जिसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा मजे किए, और वहाँ पे उसने मेंशन भी किया था आई हैव फन विद देम। और इन बातों को कहते हुए उसने ये भी बताया कि किस तरीके से ये वो यू और उसके कुछ पुराने दोस्तों ने सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एक सील को क्रिएट किया, ताकि फोर्सेकन इमॉर्टल क्लाइम वालों को वो लोग वहाँ पे सील कर सके। जिसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स ये वो यू उसके लिए काफ़ी अच्छा दोस्त टाइप का बन चुका था, और उसकी डेथ इसको डिप्रेस तो कर ही देगी। तो वहाँ पर इसने डिप्रेशन में आकर एक ही चीज़ को सोचा कि मैं इस प्लैनेट को छोड़कर चला जाऊँगा और किसी एक वीकर कल्टीवेशन कंट्री में जाकर सेम अपनी मनजानी लाइफ को कंटिन्यू करूँगा। मतलब डिप्रेशन में लौंडे दारू पीते हैं, बदला लेते हैं, फलाना निकाना कुछ भी करते हैं, लेकिन ये लौंडा डिप्रेशन में दूसरे प्लैनेट पर जाके औरतों के साथ में मजे लेगा, और ये इसका डिप्रेशन था। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि सीतू नान की अब तक की जो स्टोरी थी तुम लोगों को कैसी लगी। इसके बाद ही यहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे ही वो डिप्रेशन में आगे इस प्लैनेट को छोड़ने वाला था, बट अगेन वो फिर से ये वो यू के झांसे में फंस जाता है। वो जैसे यहाँ से छोड़ के जाने वाला था, उसे पता चलता है कि एक्चुअली में इस दौरान सेकेंड जनरेशन का सुजाकू कोई और नहीं बल्कि उसने सीतू नान को ही बना दिया था, और इस वजह से वो कभी भी इस प्लैनेट को छोड़कर नहीं जा सकता। इसके साथ साथ सीतू नान ने यहाँ पर यह भी बताया कि जब मैं सेकेंड जनरेशन का सुजाकू बना उसके बाद क्या हुआ तुम सभी लोगों को पता है, कि मेरे ऊपर फॉरेन कल्टीवेटर्स ने हमला किया, एक साथ मिलकर मुझे मारने की ट्राई करते हैं, और उन्होंने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद मैं हेवन डिफाइन बीट के अंदर चला गया और फिर तुमसे मिला, और क्या हूँ अभी तुम देख ही सकते हो। तो फाइनली अब मैंने अपनी खुद की बॉडी को ऑब्टेन कर लिया है, तो मेरा पहला काम होगा उन लोगों से बदला लेना, और बदला लेने के बाद मैं चला जाऊंगा फेंग लुआन प्लैनेट के ऊपर में वहाँ की महिलाओं के साथ में मजे करने। और ये बात क्यों बार बार मेंशन किया गया मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, जब उसका मेन मोटिव वही है
द ग्लोरी होल, तो फिर क्यों मेंशन क्यों कर रहे हो बार-बार? और इसी दौरान उसने वार्लिन को ये भी बताया कि कल्टीवेशन इतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। कल्टीवेशन हमेशा करने की ज़रूरत नहीं होती और तुम्हें अपनी लाइफ को भी जीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान यहाँ पे सीतूनाल हल्का-सा सीरियस नज़र आ रहा था और उसकी नज़रों में वो उस तरीके का एक्सप्रेशन था जैसे उसने पूरी ज़िंदगी ऑलरेडी देख रखी है। उसने एक्चुअली में समझा है कि ज़िंदगी किस तरीके से जिया जाता है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि वांगलिन कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करता। यहाँ पर वांगलिन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहता है कि आपका दाव और मेरा दाव बिल्कुल अलग है। इस दौरान तक उसने पूरी तरीके से सीतू नाम की स्टोरी को सुना था और इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वांगलिन किसी वजह से कल्टीवेशन करना शुरू किया और फिर एक मोटिव की वजह से वो एक लेवल पे पहुंचा जो कि एक्चुअली में हम लोग का नेसेंट सोल हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो फाइनली पता करना चाहता है कि ये जो कल्टीवेशन है उसका एंड कहाँ पर जाकर होता है। मतलब इन दोनों का जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। सीतूनान के पास में खुद की वर्जन ऑफ ब्रिलियंस है, लेकिन वांगलिन के पास में खुद का ही एक ओन प्राइड, जिस वजह से ये दोनों कभी भी सेम पाथ पर नहीं जा सकते। और सीतूनान जितनी ज़्यादा केयर फ्री है उतनी ज़्यादा केयर फ्री वांगलिन भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि वांगलिन की जो कल्टीवेशन है वो स्टेप बाय स्टेप किसी रीजन की वजह से बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने नेशन सोल को इसलिए अचीव किया ताकि वो बदला ले सके। सेकंड, फिर उसके बाद कल्टीवेशन उसकी बढ़ती गई, तो फिर ली मुआन के साथ में जो केस हो गया उस वजह से वो कल्टीवेशन बढ़ा रहा था। और अभी भी शायद से ली मुआन की वजह से वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाएगा। और उसके पास में एक मेन मोटिव भी है कि उसे जानना है कि आखिर इसका एंड कहाँ पर होता है। वांगलिन का मेन मोटिव एक ही है, उससे इस वर्ल्ड के बिल्कुल टॉप पे खड़ा होना है और उसे जानना है कि आखिर हेवेंस की सच्चाई क्या है। मतलब वो जो ऊपर वाले होते हैं वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्या उसका राज है। वांगलिन ने जब इन बातों को कहा तो वहाँ पे सीतूनान एक हल्की सी अनफैमिलियर फीलिंग को महसूस कर पा रहा था। उसने तकरीबन वांगलिन को बचपन से बड़ा होता हुआ देखा और इतने सालों के बीच में कभी भी उसने इस तरीके के एक्सप्रेशंस वांगलिन के चेहरे पर नहीं देखे थे। और इसी एक्सप्रेशंस की वजह से यहाँ पे सीतूनान खुद को अनफैमिलियर फील कर पा रहा था। अनफैमिलियर का मतलब होता है कि वो इतने सालों से इसके साथ तो है, लेकिन अभी भी वो उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाता। और ये जो एक्सप्रेशंस है ये इसने पहली बार नहीं देखे। वांगलिन के चेहरे पर ये पहली बार नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसने कहीं और पर देखा था और उसके दौरान में भी सेम सिचुएशंस होती थी। ये उस दौरान भी उस कल्टीवेटर को नहीं समझ पाया और इस दौरान भी वांगलिन को नहीं समझ पाता। और ये जो एक्सप्रेशंस वांगलिन के चेहरे पर नजर आ रहे थे, इसका एक अलग ही मतलब निकलता है कि वांगलिन के अंदर एक अलग टाइप की मोटिवेशन है कि वो कुछ कर जाने की, कुछ बन जाने की, इस तरीके का उसके ऊपर में एक्सप्रेशंस नजर आ रहा था। और इस एक्सप्रेशंस को कभी भी सीतूनान पसंद नहीं करता। और सीतूनान इस एक्सप्रेशंस को कभी भी इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो जो एक्सप्रेशंस उसने कहीं और देखे थे वो उस आदमी के लिए थे जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी करता था। और वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि फर्स्ट जनरेशन सुजाकू ये वो यू था। सीतूनान ये वो यू को एक ही समय पर पसंद भी करता था और उसे नफरत भी करता था। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वो यू का महत्व सीतूनान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा था। और वो क्यों? क्योंकि ये वो यू जो था वो उसका एक बिग ब्रदर की तरह था, मतलब बड़े भाई की तरह। इसके साथ साथ वो इसका एक टीचर था, मेंटोर था, उसका एक अच्छा दोस्त था। मतलब उसकी ज़िंदगी के अंदर में इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। एक तरीके से तुम लोग देखो तो सीतूनान की जो अब तक स्टोरी हम लोग को सुनाई गई वो एक राह भटके किसी एक बिगड़े हुए बच्चे के टाइप का था। लेकिन जब से ये वो यू के साथ में मिला तो उसे जिम्मेदारी समझ आती है, जीवन का महत्व समझ आता है और आगे कैसे ज़िंदगी में बढ़ना है इस बारे में भी पता चलता है। भले ही किसी बोझ की ही वजह से, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे समझ में तो आया। और इन्हीं कारणों की वजह से वो ये वो यू को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड नज़रों से भी देखता था। तुम सभी को पता है कि सीतूनान मस्त मौला लड़का है, उसके मन में जो आता है वो वही करता है। लेकिन इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट होने की वजह से ही जब एक बार ये वो यू ने उसे कह दिया कि तुम यहाँ के सेकेंड जन सुजाकू हो तो वो वहाँ पर रुक जाता है। वरना तुम सभी को पता है कि सीतूनान जल्दी किसी के भी कहने में नहीं आ सकता। अभी तक का जो उसका रवैया हम लोग को नजर आया, सीतूनान को कभी भी शौक नहीं था कि वो सेकंड जिन का सुजाकू बने। उसका बस मन था कि वो इस प्लान को छोड़ के चला जाए। जैसे एक बार ये वो यू ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो इस प्लैनेट के ऊपर में रुक जाता है। और वो कभी भी जनरेशन का सुजाकू नहीं बनना चाहता था, बट स्टिल वो सुजाकू बन के इस प्लैनेट की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उससे ये वो यू ने ऐसा कहा था। मतलब वो एक तरीके का सुजाकू तो था, लेकिन बस ये वो यू के कहने पर वो एक गार्डियन बन गया था और उसके लिए सुजाकू प्लैनेट को वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा था। और जहाँ तक बात रही इस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग जो कि अभी फिलहाल हम लोग को वांगलिन के चेहरे पर नजर आ रहा था, वो एक्सप्रेशन वो सेम ये वो यू के चेहरे के ऊपर में तब से देखता आ रहा है जब से वो पहली बार ये वो यू से मिला था। उन दोनों के चेहरे के ऊपर में एक अलग तरह की चमक थी कि वो लोग कुछ कर जाएंगे और कुछ बन जाएंगे। मतलब उनका जो लाइफ का गोल था वो हमेशा से ही बड़ा था।
और जब तक ये वो यू पूरी तरीके से नहीं मारा, उसके चेहरे के ऊपर में वो जो नूर और वो चमक है वो खत्म नहीं होता। इनफैक्ट जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था उस दौरान तक उसके चेहरे के ऊपर में वही गर्भित बड़ा मोमेंट था। और सेतुनान इस एक्सप्रेशन को इसलिए इतना ज़्यादा हिट करता है क्योंकि कोई इंसान इतना ज़्यादा प्राइड कैसे खुद को रख सकता है। और सेम एक्सप्रेशन उसे ये वो यू वाले छाप उसके वायलिन के अंदर में भी नजर आ रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया। इसी दौरान उसने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचा कि किस तरीके से सुजाकू जो था वो रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बना ये वो यू और सेतुनान की बदौलत। अगर वहाँ पर ये वो यू नहीं होता तो शायद से सुजाकू कंट्री पूरी तरीके से रैंक 4 पर ही टिक जाता। मे बी कि इन फ्यूचर चल के ये पूरी तरीके से किसी के जरिए डिस्ट्रॉय भी हो जाता और जो सपना आज सभी लोग देखते हैं वो कभी भी बनता ही नहीं। सेतुनान के मन में ये ख्याल काफी देर तक चलते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी कर ले ये वो यू कभी नहीं बदला और ना ही कभी वांगलिंग बदलने वाला है। जिस वजह से उसने वहाँ पे एक सांस छोड़ते हुए कहा कि छोड़ो इन सभी बातों को, फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के अंदर में जाना। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा वो जो सोल का पार्ट है उसे तुम्हें जल्द से जल्द ऑब्टेन करना पड़ेगा। और मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरीके की मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि किसी भी एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स को अंदर जाने ही नहीं देती, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। और अगर बाई चांस तुम वहाँ पर जाकर खुद की सोल को ऑब्टेन नहीं कर पाओगे तो उतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग तुम्हारे सोल को बचा सकते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले हम लोग को एक बार इसे ट्राई कर लेना चाहिए। सेतुनान की इन सभी बातों को सुनकर वहाँ पे वायलिन बस सर हिलाता है और सर हिलाते हुए वो कहता है कि मेरा काम ऑलमोस्ट सुजाकू प्लैनेट के ऊपर में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार अगर मुझे मेरा सोल का पार्ट मिल गया तो मैं आराम से इस कल्टीवेशन प्लैनेट को छोड़कर दूसरे कल्टीवेशन प्लैनेट पर चला जाऊंगा और मुझे जिसका डिसाइपल बनना है वो मैं बन भी जाऊंगा। इन फ्यूचर चल के अगर कभी भी मौका मिला तो हम लोग एक बार ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर वायलिन की इन बातों को सुनकर सेतुनान रिप्लाई करता है कि अभी तो फिलहाल हम लोग अलग नहीं हो रहे ना, जब हम लोग अलग होंगे तब ये सभी बातें बोलना, अभी फिलहाल इसे बचा कर रखो। और इसके साथ साथ सेतुनान ने यहाँ पर यह भी बताया कि अभी तो फिलहाल हम लोग अलग नहीं हो रहे, अगर इन फ्यूचर कभी भी अलग हो जाते हैं तो तुम मुझे फेंगलुआन कल्टीवेशन प्लैनेट के ऊपर में ढूंढ सकते हो और मैं वहाँ का राजकुमार बना हुआ रहूंगा। मतलब इसकी ठड़क खत्म ही नहीं हो रही, मतलब इसका जो मेन एम है वो वही है, ग्लोरी होल, वहीं जाना उसको। खैर जो भी था, इसके बाद वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। तभी वहाँ पर वायलिन पूछता है एसिडेंट लेवल की कल्टीवेशन के बाद कौन सा रैंकिंग आता है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर सेतुनान हल्का सा चौंक गया, क्योंकि अभी तक जो मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर्स दिखाए जाते हैं वो एसिडेंट लेवल के थे और एसिडेंट लेवल से आगे जा पाना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। अब तुम लोग सोच लो कि आगे चल के कौन से बड़े बड़े लफड़े होने वाले हैं। एसिडेंट से ऊपर जाना मतलब सोच लो बस। सो इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।